गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। जैसे हमने कल अपनी वीडियो में भी बताया था और हमारी क्लासेस के अंदर हमने गूगल मीट पे जब क्लासेस ली थी तब भी हमने ये बताया था कि अब हम क्या करेंगे। आपका सिलेबस में तो अप्रोक्सीमेटली 6 चैप्टर हो चुके हैं, तो आपके जो लास्ट के चैप्टर्स की वीडियो है वो हम यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट कर दिया था तब, तो आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होगी इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप जो इजीली जो अपडेट्स आती हैं आप वो देख पाएँ। ठीक है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे आप अपना डाउट क्लियर करना, क्योंकि आज हमारे टेस्ट से पहले हमारा ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, जिसके बारे में हम किसके बारे में बताएंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आपके 3 चैप्टर्स जो बच जाते हैं, साउंड, फ्रिक्शन एंड फोर्स एंड प्रेशर, वो चैप्टर्स आपको वीडियोज़ में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई और फिर भी डाउट रहता है तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है और आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स दे सकते हैं। आज आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है जो आपका किस में इंक्लूड होता है, केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में सबसे पहले आपको किसके बारे में बात करनी है, फाइबर कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये बने हैं, ये सारे आज हम पढ़ेंगे। तो मैं इसमें ज़्यादा रिटर्न में ना लेके ये सारा ओरली क्वेश्चन चैप्टर कराने वाला है, ओरली आपको ज़्यादा कराऊंगी। तो आपके फाइबर की बात करते हैं, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं फाइबर 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 फाइबर। तो फाइबर क्या था, फाइबर क्या होता है, एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, आपके बाल के जितना पतला और लंबा धागा होता है उसको क्या बोलते हैं, आप फाइबर बोलते हो। 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, नेचुरल में और सिंथेटिक में। ये पढ़ते पढ़ते आप कहते हैं ना कि 3 साल हो गए आपको, नेचुरल सिंथेटिक नेचुरल सिंथेटिक। इनकी डेफिनेशन अब तो बताने की नीड नहीं होती, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नेचुरल मतलब जो फाइबर्स आपको नेचर से मिलते हैं, आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, उनको नेचुरल फाइबर कहते हो। फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क, जूट, ये सारे वूल, आपका ये किसका एग्जांपल है, आपके नेचुरल फाइबर के एग्जांपल है। फिर उसके बाद आपके सिंथेटिक फाइबर की बात आती है, दोज फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं केमिकल की हेल्प से, फैक्ट्रीज में, लैब्स में, उनको आप क्या बोलते हो, सिंथेटिक फाइबर बोलते हो। क्या बोलते हो उनको, आप सिंथेटिक फाइबर बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक केस आता है, क्या केस आता है आपके पास, कि सिंथेटिक फाइबर, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे उनके टाइप्स। उससे पहले आपको एक बात पढ़नी है, पॉलीमर्स क्या होते हैं। यहाँ से जो नई टर्म आई है बहुत शॉर्ट में कराऊंगी बेटा इस चैप्टर को मैं। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये किससे मिलके बना हुआ होता है, मोनोमर्स, किससे मिलके बना हुआ है आपका, मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीमर किससे मिलके बना है, मोनोमर से। तो पॉलीमर आपका एक कह सकते हो आप, एक आपकी लार्ज यूनिट होती है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे यूनिट आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, पॉलीमर बोलते हो, जिसके अंदर सारी की सारी छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलके जुड़ी हुई होती है उसको पॉलीमर। और जो छोटी यूनिट होती है जिनसे मिलके बनता है ये, उसको क्या बोलते हो आप, मोनोमर बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, मोनोमर बोलते हो। कि जो स्मॉल यूनिट्स होती है जिसकी वजह से आपका ये बनता है पॉलीमर, वो क्या आपका मोनोमर, और जो बड़ी यूनिट है जो बनके तैयार हो गई इसको क्या बोलते हो आप, पॉलीमर बोलते हो। सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही थी, तो इसके अंदर भी इसके 5 टाइप्स है। फर्स्ट क्या है इसका, रेयन। सेकंड इसका नायलॉन है। थर्ड इसका क्या है बेटा, आपका पॉलिस्टर है। फोर्थ आपका क्या है, एक्राइलिक है। और इसका फिफ्थ आप इसका ये तो इसके 4 ही हो गए। और इसका मेन पार्ट लेते हो, अगर इसका पार्ट लेते हो तो पॉलिस्टर का एक और पार्ट होता है पैट, पॉलीइथाइलिन टेरिपेथैलेट। ठीक है, इस तरह से 4 टाइप्स के आपके सिलेबस में सिंथेटिक फाइबर की बात होती है। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे, आपका पेपर एमसीक्यू होने वाला है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में ना जाके आपसे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करूंगी। रेयन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो पहला नेचुरली सिंथेटिक फाइबर, जिसका जो आपका कहते हैं ना ओरिजिन, जिसमें आप रॉ मटेरियल यूज करते हो, वो तो क्या है, नेचुरल है, और वैसे उसको क्या बोलते हो आप, सिंथेटिक फाइबर बोलते हो। उसका नाम क्या है, रेयन। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर भी था आपका रेयन। ठीक है, बट ये क्या था, पार्शियली सिंथेटिक। फुली सिंथेटिक फाइबर कौन था आपका, नायलॉन फर्स्ट। ठीक था, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पार्शियली सिंथेटिक था, ये कंप्लीटली सिंथेटिक था। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हो रेयन बनाने के लिए, वो क्या यूज करते हो, वुड पल्प।
क्या यूज़ करते हैं आप? वुड पल्प, लकड़ी का जो आपका गुद्दा होता है, वुड पल्प होता है, उसको आप यूज़ करते हो। और ये बनता कैसे है कि जो वुड पल्प होता है उसको आप किस में डिजोल्व करते हो? एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, किसके अंदर? एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा आपका? NaOH। इसके अंदर आप वुड पल्प को क्या करते हो? डिजोल्व करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये थिक थिक आपका बहुत मोटा सा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको क्या बोलते हो आप? विस्कोस बोलते हो। और इस विस्कोस को जो मेटल की जो बिल्कुल बारीक बारीक मेटल की आप ये बोल सकते हो प्लेट है, प्लेट के अंदर आपने बहुत बारीक बारीक होल कर रखे हैं सिलेंड्रिकल शेप में, उसके अंदर इस सॉल्यूशन को जब आप पास कराते हो तो ये जिस नीचे जो बर्तन होता है जिसके अंदर ये सॉल्यूशन गिरेगा उन होल्स में से जाके, वो क्या उसमें क्या फिल है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फिल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड फिल है तो सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए यहाँ से वो धागे बन के इसमें गिर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और वो जो धागा बनता है उसको क्या बोलते हैं आप? रेयोन बोलते हो। इसका दूसरा नाम भी क्या है आपका? आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, ये किसके नाम से फेमस है? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से फेमस है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बात आती है नायलॉन की। नायलॉन किससे मिक्स है? नाई प्लस का लोन, ठीक है। नाई मतलब ये न्यूयॉर्क और लंदन दोनों से आपका क्या है? मिक्स है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कब हुई थी? नायलॉन आपका 1931 में बना था। कब बना था आपका? 1931 में। और ये क्या आपका? पॉलीअमाइड है। क्या आपका? ये पॉलीअमाइड है। सिल्क आपका बहुत महंगा होता है तो इसलिए किसकी डिस्कवरी हुई? रेयोन की। नायलॉन भी आपका क्या होता है? बहुत पतला और ऐसा फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इलास्टिक होता है और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ये वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जैसे सिकुड़ जाता है ना कॉटन के कपड़े, आप धोने के बाद उनको बिना प्रेस पहन नहीं सकते, इसको आप प्रेस के बिना पहन सकते हो। और इसके यूजेस तो आपको सबको पता ही है, हर जो फैब्रिक है उसका यूज ड्रेस मटेरियल में यूज किया जाता है आपका, ठीक है। फिर सेकंड आप उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होगा, ये ड्रेस में आप बेडशीट वगैरह बनाने में उनका यूज करते हो, कारपेट्स में यूज करते हो, टायर कोड्स बनाने में, सर्जिकल में रेयोन का ही हो गया टायर कोड और सर्जिकल पर्पज के लिए। नायलॉन भी आपका इसी तरह से, तो इनकी यूजेस आप अपने नोट्स में से पढ़ना। पॉलिस्टर है बेटा, पॉलिस्टर आपका क्या कह रहा है? पॉलिस्टर में आपके एक तरह से ये भी क्या होता है आपका? पॉलीमर होता है, जिसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या होती है? ईस्टर। क्या होते हैं आपके? ईस्टर्स होते हैं। आगे इतनी बात समझ में? तो पॉलिस्टर आपका एक तरह से फाइबर है, ये कॉटन की तरह भी होता है, ठीक है। ये आपका कॉटन की तरह फाइबर है। फिर उसके बाद आती है पैट की। तो पैट क्या आपका? पैट आपका पोली इथाइलिन टेरिपथैलेट, ये आपका एक पॉलीमर है जो मोस्टली किसके अंदर यूज किया जाता है? जो प्लास्टिक जार्स होते हैं आपके किचन में जो सारे बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पैट के बने होते हैं। कोई अब जैसे थोड़े से एक्सपेंसिव यूज करते हो आप जार्स प्लास्टिक्स के, तो उनके नीचे बॉटम में आपको वहां पे लिखा भी मिलेगा पैट, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक्राइलिक होता है, एक्राइलिक के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? एक्रोनाइट्राइल। क्या होती है बेटा? एक्रोनाइट्राइल। और इसकी प्रॉपर्टी इसकी सिल्क जैसी थी और इसकी कैसी होती है? सिमिलर टू वूल। सिमिलर टू वूल, जैसे आपकी ऊन होती है जो आपको शिप गोट या कैमल से मिलती है, उसी की तरह सेम ही एक्राइलिक आपके एक तरह से क्या होती है? वूल होती है, जो आपकी किस में यूज होती है? विंटर की आपकी क्लोथ्स बनाने के अंदर आप उसको यूज करते हो, कारपेट्स बनाने में यूज करते हो, व्हीकल के कवर बनाने में यूज करते हो। ये क्या थे आपके? सिंथेटिक फाइबर। अब और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सिंथेटिक फाइबर? सबसे पहले कॉटन फाइबर आपका वीक होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, बट जो आपके सिल्क फाइबर होते हैं ना सॉरी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आप होजरी के कपड़े बोल सकते हो, आपको फिटिंग के होते हैं और आप थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं फिर भी वो आपको आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। फोर्थ, ये क्या होते हैं आपके? व्रिंकल रेजिस्टेंट। इनमें आपकी जो मुरझाइयाँ पड़ती हैं आप धोने के बाद उनको क्या करते हो? व्रिंकल्स आ जाते हैं कॉटन के कपड़े में, इनमें व्रिंकल्स नहीं आते। ये क्या होते हैं? लाइट वेट के होते हैं और ये आपके बहुत पतले होते हैं। ये इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। जो नेचुरल क्लोथ्स होते हैं उनमें क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। ये आपके सिकुड़ते भी नहीं है धोने के बाद। कॉटन के कपड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। ये आपके एक्सपेंसिव कम होते हैं, नेचुरल क्लोथ्स आपके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये कह रहा है कि जो नेचुरल फाइबर है उनको मेंटेन करना क्या है? बहुत ईजी है।
कॉटन की आप शर्ट अगर आप डेली पहनते हैं, आपकी यूनिफॉर्म कॉटन की लगा दी जाए तो क्या होगा, आप डेली उसको पहले वॉश कराएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर पहनेंगे, मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वो जल्दी फट भी जाती है। इसीलिए आपकी किसकी शर्ट लगाई जाती है, नायलॉन की शर्ट लगाई जाती है, जिससे आपको पहनने में क्या होती है, ईजी होती है, एक शाइनिंग भी होती है उसके अंदर, मेंटेन भी अच्छे से हो जाती है, उसको प्रेस भी डेली नहीं करना पड़ता। ये है, ठीक है। ये क्या थी आपकी सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी। बेटा अब इसकी डिसएडवांटेज भी तो होंगी कोई। डिसएडवांटेज इसकी सबसे पहले ये है कि इनको पहन के गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। नायलॉन का कपड़ा पहन लीजिए आप और उसमें आपको गर्मी बहुत लगेगी, क्योंकि क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप आग के पास बैठे और आपने नायलॉन के कपड़े पहन रखे, आपको आपके बॉडी के चिपक जाएंगे वो कपड़े, ठीक है, ज़्यादा अगर आप क्लोज आते हैं तो। इसीलिए इनका ये सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है कि हॉट समर वेदर में इनको पहनना सूटेबल नहीं है। और सेकंड, ये पर्सन को डैमेज कर सकते हैं स्किन को, जब आपकी बॉडी से चिपक जाएंगे तो आपको डैमेज ही करेंगे, ठीक है। ये इसकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी सिंथेटिक फाइबर की। अब आप बात करते हो प्लास्टिक्स की, किसकी बात करते हो आप, प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स की बात करते हो, प्लास्टिक को बोलते हैं, आप कहोगे मैम जो आप मार्कर नोट कर रहे हो ना जिससे, ये भी क्या आपका एक प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक जरूरी नहीं है बेटा कि एक इसी को आप प्लास्टिक बोलो। आप जो स्विच ऑन ऑफ करते हो वो भी आपका क्या है, एक तरह से प्लास्टिक है। आप पॉलिथीन यूज करते हो वो भी क्या आपका प्लास्टिक है। बोटल्स आती है वो भी क्या आपका प्लास्टिक्स है। तो इस तरह से प्लास्टिक की बात ये होती है कि प्लास्टिक भी आपका एक सिंथेटिक मटेरियल है, जिसको आप जैसे शेप में चाहते हो उसी शेप में आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। पहले उसको सॉफ्ट करो, फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप सॉफ्ट करके, हीट करके उसको सॉफ्ट करते हो, जैसे शेप चाहिए वैसे शेप बनाते हो, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हो। इससे क्या होता है, वो आपके डिजायर्ड शेप में बन जाता है। ये क्या था, प्लास्टिक। प्लास्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं आपके, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। दोनों में एक मेन डिफरेंस यही है कि थर्मोप्लास्टिक में क्या कहता है कि जो प्लास्टिक आपका आपने हीट किया, सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट होने के बाद वो फिर से हार्ड हो जाता है, और उसको आपको वो शेप पसंद नहीं आई तो आपने उसका क्या किया, फिर उसको मेल्ट कराया, मेल्ट कराने के बाद आपने उसको अलग शेप दी। इस तरह से जो बार बार कंटिन्यू रीयूज में आए उसको क्या बोलते हैं आप, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं उसको आप, थर्मोप्लास्टिक। और जो प्लास्टिक आपने एक बार मेल्ट कर लिया, आपको एक शेप दे दी, फिर आपको पसंद नहीं आई, आप चाहते हैं उस शेप को मैं चेंज करूँ, तो उस शेप को चेंज करने के लिए आपको कोई उसको फिर से गर्म करना पड़ेगा, बट वो फिर से उस शेप में नहीं आता, जो दोबारा यूज नहीं होते, उसको क्या बोलते हो आप, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हो। इसके अंदर आपकी कोई क्रॉस लिंक नहीं होता, इसमें सारे क्या होते हैं, साइड बाय साइड आपके लिंक होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या होती है, क्रॉस चेन्स होती है, इस तरह से क्रॉस चेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स हो गए। थर्मोसेटिंग का एग्जांपल आपका बैकेलाइट हो गया। बैकेलाइट भी क्या एक तरह से प्लास्टिक है आपका, बैकेलाइट हो गया। बैकेलाइट क्या होता है, जो आप स्विच वगैरह में यूज करते हो उसको आप क्या बोलते हो, बैकेलाइट बोलते हो। उस मटेरियल को आप बैकेलाइट बोलते हो। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, मोनोमर यूनिट होती है। उसके बाद आपसे बात करता है जो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या आपकी, इथीन है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। पॉलीथीन आपकी थर्मोप्लास्टिक, आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। पॉलीबैग्स, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स बनाने में आपने इसका यूज देखा भी होगा। पीवीसी, पीवीसी के पाइप्स आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके मार्केट में, आपके फील्ड्स के अंदर आप यूज करते हो, जो प्लास्टिक्स के पाइप्स होते हैं उन पे लिखा होता है पीवीसी। इसके लिए मोनोमर यूनिट क्या होती है, विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन होता है आपका, टेफ्लॉन आपके जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उसके अंदर आप यूज करते हो, ठीक है। जो ब्लैक रंग की उनके ऊपर कोटिंग होती है वो किसकी की जाती है, आपकी टेफ्लॉन की जाती है।
इसी तरह मेलामाइन होता है, मेलामाइन भी आपके किचन के वो टाइल्स बनाने में इन तरह इनमें यूज होता है। वो भी आपका क्या है, थर्मोसेटिंग है। मेलामाइन भी आपका क्या है, थर्मोसेटिंग है। ये आपके प्लास्टिक की बात हो गई। फिर उसके बाद आप बात करते हो इस चैप्टर में कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। ये सबसे पहले आप प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ भी रखते हैं तो वो क्या होता है, उससे रिएक्शन नहीं करता। तो ये क्या है, पहला आपका केमिकली अनरिएक्टिव है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। आप देखते हैं कि ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिस्कनेक्ट करना होता है तो आप वहाँ पे प्लास्टिक ऐड कर सकते हो बीच में, या उससे आप हटाते हो तो हट जाता है, आपको शॉक नहीं लगता। इसको आप अलग अलग शेप में आप यूज़ कर सकते हो। सस्ता होता है, बहुत लाइट होता है, मतलब वेट में लाइट होता है, आपका ड्यूरेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसकी चीज़ें चलती है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी थी भाई। डिसएडवांटेज क्या थी, जब इसके अंदर आप कोई गर्म चीज़ें डालते हैं तो ये बहुत हार्मफुल रेडिएशन इमिट करता है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। उसको अगर आपने कहते हैं ना, इसकी अगर मैं इसके आपकी डिसएडवांटेज हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा आएगी। इसके लिए पहले आपको दो टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड टर्म आपकी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, नेचर में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे आपके कोई भी बॉडी का एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन में जो आपके होते हैं फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कल भी बताया था मैंने, क्लीनर की तरह काम करते हैं आपके अर्थ पे। ठीक है, तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। और जो आपके अर्थ पे डिकम्पोज नहीं होते उसको आप क्या बोलते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे प्लास्टिक जो 100 साल से ज़्यादा साल तक आपका रहता है, उसको जला दोगे तो हार्मफुल गैसेस बनेंगे, डिकम्पोज कर दोगे तो भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसके सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या है, सबसे पहले ये तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसको जलाते हो तो बहुत जहरीली गैसेस बनती हैं, किसी भी आपके पाइपलाइन में, ड्रेनेज सिस्टम में क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देते हैं आपकी। एनिमल्स, अगर आपके जैसे देखा होगा, काऊ वगैरह होती है जो पॉलिथीन गलती से इनहेल कर जाती हैं, खा जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इससे काफ़ी आपके सराउंडिंग में, जब इसको बनाते हो तो भी इसके सारे अपने चारों साइड सराउंडिंग में बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, वो भी क्या होती है, आपके लिए बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, ये सारे क्या थे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स से। इसको कम आप इस तरह से कर सकते हो, सबसे पहले आप जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करते हो वहाँ पे क्या यूज़ करिए, आप पेपर बैग यूज़ कीजिए। ठीक है, आपको जहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हो वहाँ पे आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए। आप जो भी प्लास्टिक होता है उसको बाहर ना फेंक के आप उसको डस्टबिन में डालिए। फिर उसके बाद आपसे कहता है कि आप इनको, जैसे आपने प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे हो, जिन के ऊपर आपको इस तरह का साइन मिलता है, जिन प्लास्टिक कंटेनर्स के बॉटम में इस तरह का साइन मिलता है, उनको आप कबाड़ी वाले को देना। वो क्या होंगे, रिसाइकिल होके आपके पास वापस आ जाएगी। इसी बेस पे गवर्नमेंट ने 5R का फिनोमिना बनाया था, 5Rs प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है बेटा, आपका सबसे पहले आपको चीज़ों को क्या करना है, यूज़ को रिड्यूस करना है। आप इनका यूज़ ही बहुत कम कर दीजिए, उसका क्या मतलब होगा आपका, रिड्यूस। ठीक है, आपने चीज़ों का यूज़ ही, प्लास्टिक्स का यूज़ करना ही बहुत कम कर दिया। सेकंड, आप उसका क्या करो, रीयूज करो उसी कंटेनर को। पहले आप उसमें बॉर्नविटा लेके आए थे, बॉर्नविटा आपने खत्म कर दिया, फिर आप उस कंटेनर को फेंकना मत, उसको आप अपने किचन में यूज़ करो कुछ और सामान डालने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रीयूज बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, रीयूज। जहाँ पे आपको सेकंड प्लास्टिक कंटेनर की नीड थी, आपने वहाँ पहले वाले को यूज़ कर दिया। फिर थर्ड आपको क्या कहता है, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि एक प्लास्टिक आप अलग से बनाओ और एक जो था पहले उसी को आपने क्या कर दिया, मेल्ट किया, फिर अपने डिजायर्ड शेप में अलग से बनवा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं हम, रिसाइकलिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आपको क्या कहता है, रिकवर। और फिफ्थ आपको क्या कहता है, रिफ्यूज। रिफ्यूज आपको क्या कहता है कि चीज़ों का आप यूज़ ही मत करो, मना कर दो कि वी डोंट यूज़ द प्लास्टिक। आपके घर में कहीं पे भी आपको छोटा सा भी प्लास्टिक ना मिले, आप उनको यूज़ करने से क्या कर देते हो, मना कर देते हो। रिकवर, आपकी जो उससे लॉस हुआ है उसका क्या कर रहे हो आप, रिकवर कर रहे हो। ठीक है, ये इस तरह से आपके 5R का प्रिंसिपल था और ये चैप्टर आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बेटा अब आपकी टेस्ट तक आपकी कोई साइंस की वीडियो आपको नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, ये आपकी लास्ट वीडियो थी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप पर्सनली मुझसे पूछिए। ओके, आज आप अपनी गूगल मीट क्लास में भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है किसी भी टॉपिक पे, आप पूछ लीजिए बेझिझक, आप अपना डाउट सामने रखिए।
और इस तरह से हमने अपना रिवीजन कंप्लीट कर दिया। आपको पेपर के स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एमसीक्यू पेपर है तो सारी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है, हर तरह के एग्जाम्पल, हर तरह की डेफिनेशन, हर तरह के टाइप्स, कहीं से भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये नहीं है कि आपको जैसे नोट्स में गिवन है उसी तरह से, आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा। और मैं हमेशा कहती हूँ मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आप अपने विल पावर को स्ट्रोंग नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपको ये चाहते हो कि हाँ आप कर सकते हो, तो जैसे आज आपका गुड थॉट था, यू कैन डू इट। ठीक है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। जब तक आपको अपने ऊपर एक फेथ नहीं होगा, आपको कोई और इंसान है ही नहीं जो आपको हिम्मत दे सके। आपको अपनी हिम्मत खुद लानी होगी, आपको पढ़ना होगा, जितना मन लगा के आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ना होगा। रीजंस कहते हैं ना, जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं वो रीजंस नहीं देते कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया। सक्सेसफुल पर्सन्स जो उनके पास होता है उसी में वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैं इसकी वजह से पढ़ पाया। तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जाता, मेरा टाइम बच रहा है तो मैं अब ज़्यादा पढ़ के दिखाऊँ। ठीक है। तो ये आपके क्या है, विल पावर पे डिपेंड कर रहा है, आपकी एक थिंकिंग पे डिपेंड कर रहा है। हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव एटीट्यूड से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इतना ही कहना चाहूँगी, काफ़ी समझदार बच्चे हो आप, सबसे अच्छे बच्चे हो, सबसे प्यारे बच्चे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अब की बार आप अपने सिलेबस को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।